छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र है मदनवाड़ा। यह वर्तमान में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आता है। यह जिला माओवाद प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। कुछ वर्षों पहले यह मदनवाड़ा क्षेत्र माओवाद प्रभावित राजनांदगांव जिले में आता था और उसी दौरान माओवादियों ने यहाँ एक ऐसा आतंकी हमला किया था जिसने पूरे भारत के पुलिस महकमे में हलचल मचा दी थी। वह हमला इतना भयानक था कि अभी भी उसे देश में हुए सबसे बड़े माओवादी आतंकी हमलों में गिना जाता है। इस आतंकी हमले में शीर्ष पुलिस अधिकारी की लापरवाही, कम्युनिकेशन में अस्पष्टता एवं दूरदर्शिता न होने के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस के 29 जवान बलिदान हो गए थे। बलिदान होने वाले पुलिस कर्मियों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अर्थात एक आईपीएस ऑफिसर एवं तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे भी शामिल थे। इस घटना को माओवादियों ने 15 वर्ष पूर्व अंजाम दिया था। लेकिन जब माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया तब किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने बलिदान जवानों के मानवाधिकार एवं उन जीवन मूल्यों की बात नहीं की। इसलिए आज हम अनहर्ड वॉइसेस के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं मदनवाड़ा हमले की, जिसमें कम्युनिस्ट आतंकियों ने 29 पुलिस जवानों का नरसंहार कर दिया था। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं अनहर्ड वॉइसेस का तीसरा एपिसोड। जुलाई माह की 12 तारीख छत्तीसगढ़ के मदनवाड़ा क्षेत्र के लिए एक ऐसी तारीख है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वर्ष 2009 में 12 जुलाई को सुबह सुबह मीडिया में एक ब्रेकिंग न्यूज चली, जिसमें कहा गया कि जिले के कोरकोट्टी गांव के समीप ही माओवादियों ने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है। इस खबर के सामने आने के बाद तमाम पत्रकार इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस से संपर्क करने में जुट गए। हालांकि तब तक पुलिस के पास भी स्पष्ट खबर नहीं थी। इस बीच यह जानकारी आई कि जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे 2 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर मिलते ही मौके के लिए रवाना हो गए। एक एसपी स्तर के अधिकारी का यूं माओवाद प्रभावित क्षेत्र में जाना उस वक्त के लिए सभी के लिए अचंभित करने वाला था। इन सब के बाद जो खबर आई उसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक अपनी जिस टीम को लेकर मदनवाड़ा गए थे उस टीम को 350 से अधिक माओवादियों के समूह ने घेर लिया था और इतने बड़े घात के बाद उनका बचकर वापस आना असंभव था। अंततः हुआ भी यही। शाम को जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक समेत 29 जवानों के शव को लाया गया, जिनके बाद दिल्ली तक हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां पुलिस विभाग निराश और आक्रोशित था, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा दिल्ली में केंद्र सरकार को पूरी जानकारी दी जा रही है। माओवादियों के द्वारा किए गए किसी भी आतंकी हमले के इतिहास में यह पहला मौका था जब पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी रैंक के किसी पुलिस अधिकारी की माओवादी हमले में मौत हुई। इस घटना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कभी किसी एसपी स्तर के अधिकारी की माओवादी हमले में मौत नहीं हुई। माओवादियों ने सिर्फ इस आतंकी हमले को ही अंजाम नहीं दिया था, बल्कि इस हमले के बाद कुछ ऐसी गतिविधियां भी की थी जो छत्तीसगढ़ पुलिस का मजाक उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। कम्युनिस्ट आतंकियों ने पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद जश्न मनाया था और इसका वीडियो भी बनाया गया था। माओवादियों ने जवानों के सभी हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट एवं अन्य सामान भी लूट लिए थे। इसके बाद जिस तरह सेना या पुलिस अपराधियों या आतंकियों से बरामद हथियारों का वीडियो बनाती है, ठीक उसी अंदाज में माओवादियों ने वीडियो बनाया था। माओवादी आतंकियों ने पुलिस एवं सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की थी। खून से लथपथ पुलिस कर्मियों के शव को देखने के बाद पूरा छत्तीसगढ़ गंभीर था। आम जनता यह जानना चाहती थी कि आखिर इन कम्युनिस्ट आतंकियों से बदला कब लिया जाएगा, लेकिन तत्कालीन केंद्र की कमजोर सरकार, उनकी कमजोर इच्छा शक्ति एवं कम्युनिस्ट प्रभाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में गठित न्यायिक जांच में इस घटना को लेकर कई खुलासे आए, जो बाद की जांच रिपोर्ट में इस पूरी घटना के लिए तत्कालीन दुर्ग रेंज के आईजी मुकेश गुप्ता की लापरवाही एवं अदूरदर्शिता को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट के अनुसार मदनवाड़ा में सुरक्षा बलों के शिविर को स्थापित करने का आदेश मुकेश गुप्ता ने दिया था, लेकिन इसे ऐसे समय में स्थापित किया गया जो सुरक्षा बलों के लिए प्रतिकूल था। बारिश के मौसम के दौरान 26 जून 2009 को इस कैंप को स्थापित किया गया।
हालांकि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक ने इसका विरोध भी किया था। और न्यायिक जांच में घटना का विवरण जो सामने आया उसमें कहा गया कि 12 जुलाई 2009 को सुबह लगभग 6 बजे पुलिस जवान शौच के लिए निकले। उसी दौरान माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इससे 2 जवान वहीं पर बलिदान हो गए। इस घटना के बाद आईजी मुकेश गुप्ता के दबाव के कारण एसपी विनोद चौबे घटनास्थल पे निकले, लेकिन वहां पहले से ही घात लगाए माओवादियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उस न्यायिक जांच की रिपोर्ट में यह जानकारी आई थी कि सीआरपीएफ, एसटीएफ एवं जिला बल लगभग आसपास ही मौजूद थे, लेकिन तत्कालीन आईजी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया और जो एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे व्यवस्था करनी थी उसका नहीं किया। रिपोर्ट में यह जानकारी भी निकल कर आई कि एसपी विनोद चौबे ने पुलिस बल को मोटरसाइकिल से ना भेजने की बात कही, लेकिन एक के बाद एक 12-12 की टुकड़ी में जवान क्षेत्र में मोटरसाइकिल से पहुंचे और माओवादियों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक की हत्या के बाद आसपास के क्षेत्रों में भी माओवादियों को लेकर भय बढ़ता गया और यह पूरा क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ बन गया। हालांकि बीते 15 वर्षों में पीछे एक अच्छी बात यह रही कि इस क्षेत्र में माओवादियों के आतंकी चरित्र की असलियत लोगों को पता चली, जिसके चलते एक भी युवा माओवादी संगठन से नहीं जुड़ा। इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी जो ढांचे थे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी जो व्यवस्था है वो भी पहले से बेहतर हो चुकी है। जिस स्थान में सड़कें नहीं थी वहां अब सड़क पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जुलाई महीने में माओवादियों के द्वारा किया गया यह बड़ा आतंकी हमला इस क्षेत्र के जहन में शामिल हो चुका है, जिसे कभी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यहाँ बात आती है बलिदान हुए जवानों की। क्या जो जवान इस माओवादी आतंकी हमले में बलिदान हुए उनका परिवार नहीं था? क्या उन जवानों का कोई मानवाधिकार नहीं था? कम्युनिस्ट लॉबी माओवादियों, नक्सलियों को तो क्रांतिकारी कहती है, उन्हें भटके हुए जवान कहती है। वो कहती है ये तो जनजातियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें एक आइडियोलॉजिकल सेफगार्ड देती है। लेकिन उन जवानों के परिजनों की आवाज का क्या, जिन्होंने इस कम्युनिस्ट आतंक में अपने बेटे, पति, पिता या भाई को खो दिया? उन छोटे छोटे बच्चों का क्या जो जिनके सर से उनके पिता का साया उठ गया? यह सवाल उन सभी कम्युनिस्टों या तथाकथित लिबरल समूह से पूछा जाना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि माओवादी हिंसा में बलिदान होने वाले जवानों के मानवाधिकार की बातें नहीं की जाती? इस आतंकी हमले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी यही वक्त कहा था कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हमले की तस्वीर देखनी चाहिए। दरअसल यह वह दौर था जब तमाम अर्बन नक्सली मानवाधिकार कार्यकर्ता का चोला ओढ़कर माओवादियों के विरुद्ध प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को रोक रहे थे। ये वही लोग थे जो सलवा जुड़ुम को भी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और उसे रोक दिया। ये वही लोग थे कि जो आम जनजातियों, जो नक्सल पीड़ित हैं, जो माओवादी आतंकवाद से पीड़ित हैं, उनकी आवाज को अनदेखा कर दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो केंद्र की कांग्रेस सरकार थी, इन्हीं कम्युनिस्टों के हाथों की कठपुतली बनकर बैठी हुई। मीडिया ने भी कभी उन बलिदानियों एवं पीड़ितों की आवाज नहीं उठाई जो इस कम्युनिस्ट आतंक का शिकार बने। कल्पना कीजिए कि बलिदानियों में वो जवान भी था जिसके माता पिता किसानी करते थे। ऐसे भी जवान थे जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे थे और ऐसे भी जवान थे जिनकी शादी हुए अधिक समय नहीं बीता। उनके घरों पर क्या बीत रही थी? उनके घर के लोग क्या सोच रहे थे और उनकी आवाज क्यों दबा दी गई? और ऐसे जवानों को कम्युनिस्ट आतंकियों ने अपने हमला कर उन्हें बलिदान कर दिया। यह एपिसोड, द नैरेटिव का ये खास एपिसोड उन बलिदानियों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। लेकिन हमारे दर्शकों अर्थात आपको यह जानना आवश्यक है कि माओवादी कैसे अपनी आतंकी वारदातों से लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। वहीं जो अर्बन नक्सल समूह या कम्युनिस्ट लॉबी है वो इनके लिए आइडियोलॉजिकल शील्ड प्रदान कर रहे हैं। यह जरूरी है आप सभी के लिए जानना।